बहुत सारा कुछ ऐसे भी होता है ना, आप सरप्राइज करते हैं दुनिया को। जरूरी तो नहीं है कि जो हमने डाटा दुनिया को दिया हुआ है, हमारी कैपेसिटी भी उतनी है, लेकिन ये ईरान को दबाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने मिसाइलों की रेंज के हवाले से हमारे साथ जो मुआहदा करेंगे उसकी आप पासदारी करेंगे, नहीं तो फिर पाबंदियां। और एक और मुतालबा जो अमेरिका का बड़ा शदीद मुतालबा होगा, जिससे ईरान के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल है, वो ये है कि खित्ते के अंदर जो ईरान के इत्तेहादी हैं, जैसे कि ईरान सपोर्ट करता है हमास को, हिजबुल्लाह को, हौसियों को, तो ये सपोर्ट से ईरान को कहा जाएगा कि पीछे हट जाओ, इन ग्रोहों को आपने सपोर्ट नहीं करनी। ये एक ऐसा नुक्ता है जो इसराइल के लिए बहुत जरूरी है, ये एक ऐसा नुक्ता है जो सऊदी अरब के लिए बहुत जरूरी है, और यही एक ऐसा नुक्ता है जिसपे ईरान बड़े लंबे अरसे से डटा हुआ है, और यही नुक्ता है जिसकी वजह से ईरान के साथ ये सारी लड़ाई चल रही है कि ईरान सपोर्ट करता है उन ग्रुप्स को जो इसराइल के साथ लड़ाई कर रहे हैं या जिसके अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हौसियों की मैं मिसाल दे देता हूं, हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के साथ लड़ रहा है, हमास जो है वो इसराइल के साथ लड़ती है, ईरान उन्हें सपोर्ट करता है। ये एक नुक्ता है जहां पे आके मामला अड़ सकता है। तो ये 5-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लबनान के मामले पे इनके सींग फंस सकते हैं मुज़ाकरात में कि वो जंगबंदी जो है वो साथ शामिल होनी चाहिए। आपने हुर्मुज़ के मामले पे जौहरी तनाज़ा जो है, इस मामले के ऊपर जरा मुश्किल है इसको डिस्कस करना, ये लंबा चलेगा। और ईरान के जो इलाकाई इत्तेहादी हैं जिनका मैंने अभी आपको बताया, तीनों का नाम लिया, और पाबंदियों में नरमी का मामला जो है, ये वो सारी चीजें हैं जो ईरान का फोकस एक तरफ होगा, अमेरिका का फोकस एक तरफ होगा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने एक स्टेटमेंट दिया इस मौके पे, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी, आज इस्लामाबाद में ईरानी कौम के खिलाफ एक गैर कानूनी जंग को खत्म करने में मदद देने के लिए अच्छा मेजबान है पाकिस्तान। एक ऐसी जंग जो ना सिर्फ ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ एक जुर्म है, बल्कि इसने खित्ते और दुनिया की सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका एक अच्छे मेजबान की जानिब से सालसी की कोशिशों का एहतराम करता है या नहीं करता। ये ईरानी सफीर का बयान है। आने वाले दिनों में इन बयानात की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। अभी सिर्फ सारा फोकस मुज़ाकरात की तरफ, मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो इतलात रॉयटर ने दी थी कि कुछ असासे डी फ्रीज करने की तरफ मामला बढ़ा है, उसके ऊपर एक तरदीद भी आ गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब कोई स्टेटमेंट देगा तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मुज़ाकरात में नाज़रीन 12 लोग शामिल हैं, ये जरा आप देख लें। ये 12 लोग हैं मुज़ाकरात के अंदर। इसमें अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ब्रैड कूपर, ये 4 लोग अमेरिका की जानिब से हैं। और ईरान की जानिब से जी कालिबाफ, अब्बास इराकची, माजिद तख्त और मोहम्मद बागर, ये लोग जो हैं वो शामिल हैं। ईरान की जानिब से 4 लोग हैं। ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन उनको लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट के स्पीकर। पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ है, इसहाकदार हैं और फील्ड मार्शल हैं, और उनके साथ DGISI, हमारे DGISI और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ, ये दोनों इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। अब इन 12 लोगों ने मिलकर कोशिश करनी है कि कोई अमन कायम हो जाए, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि लड़ाई यहां खत्म हो जाए, क्योंकि अगर लड़ाई खत्म नहीं होती ना तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। यानी एक तो पहले ही पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, और अगर हम लड़ाई खत्म करने में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान के अंदर होती है, तो सिर्फ पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान को फायदा होगा, दुनिया पाकिस्तान को खारजी तौर पे एक अलग नजर से देखेगी, तो हमें पाकिस्तान को कम से कम ये फायदा होगा। दाखिली मामला क्या है, हमारा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, ये अगर जंग लगेगी और महंगा होगा, हम और पिस जाएंगे, पहले ही बहुत गरीब हैं। दूसरा, हमसे डिमांड बढ़ाई जाएगी सऊदी अरब की जानिब से कि आ जाओ आप इस लड़ाई के अंदर, और पाकिस्तान ने एक दिफाई मुआहदा किया हुआ। अभी सऊदी अरब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सऊदी अरब की, उन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो पहुंच गई है सऊदी अरब में, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर। इसका जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पे पहुंची पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स और जंगी जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स के सऊदी अरब में पहुंचे हैं। ये इतलात जनाब आ गई है, और ये ऑफिशियल इतलात हैं, इनको कंफर्म कर दिया गया, मीडिया के अंदर ये चीजें चल रही हैं कि ना पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब में पहुंची है। अब ये एक मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, एक जंगी मुआहदा है, और इस माहौल में जब ये खबर आती है तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी है। माजी में पाकिस्तान ने यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, और वो पाकिस्तान की पार्लियामान ने किया था, और इस मरतबा भी पाकिस्तानियों ने इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका या सऊदी अरब या इन झगड़ों के अंदर पाकिस्तान को नहीं जाना, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना है, और अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान तो जरूर करे।
लेकिन पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर एक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब से किया गया। आज तक हम नहीं जानते कि दिफाई मुआहदा क्या है, उसमें क्या लिखा है। ये पब्लिक किया जाना चाहिए। कोई डिमांड भी नहीं किया, ना अपोजिशन ने डिमांड किया, ना किसी ने बताया कि दिफाई मुआहदा आप हमारे सामने रखें या हमें बताएं कि इस दिफाई मुआहदे के अंदर क्या लिखा है। तो किसी ने डिमांड भी नहीं किया, किसी ने दिखाया भी नहीं। बहरहाल उस दिफाई मुआहदे के तहत किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे पहुंचे हैं और पाकिस्तान अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पे कर रहा है। इसके अलावा हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात का माहौल तो एक तरफ चल रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है जंगबंदी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बड़ा पुरुमीद भी है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त खलीजी ममालिक में अमेरिका अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है। लगातार अमरीकी तैयारे, अमरीकी हथियार, अमरीकी मरीन्स वो इस रीजन में पहुंच रहे हैं। बल्कि अब खाली अमेरिकन नहीं आ रहे, वो अपने इत्तेहादियों को भी कायल कर रहे हैं कि जंगबंदी हो चुकी है, अब वहां पे चलो और चल के जंगबंदी के मामलात को संभालो। तो अब अगर दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो उसमें ईरान के लिए ज्यादा बड़े चैलेंजेस होंगे और ज्यादा बड़ी फोर्स इस खित्ते में जमा हो चुकी होगी। तो ईरान को ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है नाज़रीन, कहीं और नहीं हो रहा। और इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 60,000 कारकुनान इकट्ठे किए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई तवज्जो नहीं है इमरान खान की रिहाई पे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सिर्फ इक्तदार के भूखे लोग हैं और इक्तदार में आकर बैठ गए। अगर इमरान खान की रिहाई पे तवज्जो होती ना तो इन्होंने आते ही जो सबसे पहला वादा किया था वो क्या किया था, याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम वो जो कानून पाकिस्तान की फौज को ये इख्तियार देता है कि वो हमसे पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा पे ऑपरेशन करे, वो कानून हम आते ही खत्म कर देंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन 1% की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उस मामले को अदालत में फंसा दिया गया ताकि जब भी कोई पूछे तो हम कहेंगे जनाब वो तो हमने कोशिश की है लेकिन वो हो नहीं रहा। भाई आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आपके पास सूबाई असेंबली में अक्सरियत है, आप उसके मुकाबले में एक और कानून लाकर उसे खत्म कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है अदालत में जाने की। एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून था, तो एक्शन इन एड सिविल पावर जो कानून है, आते ही सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था मैं इसको खत्म करूंगा, गंडापुर ने भी कहा था मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन दोनों ने इसको खत्म नहीं किया। वो कानून आज भी मौजूद है। उसी कानून के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 डिफरेंट एरियाज में, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था। तो ये हुकूमत खुद ऑपरेशंस करवा रही है, जबकि इमरान खान साहब ऑपरेशन के खिलाफ थे। अभी ड्रोन हमले 74% ज्यादा हो गए हैं, जबकि इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था FIR दो, इन्होंने अभी तक एक भी FIR नहीं दी। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इन लोगों को इमरान खान का हुक्म या इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उससे ज्यादा अपना इक्तदार अजीज है, और ये इक्तदार से बाहर देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब नाज़रीन एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अहमद फरहाद साहब, उनके फैमिली के सोर्सेज ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, और अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो अभी ये इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी देर पहले मिली है, और ये इंफॉर्मेशन तस्दीक शुदा। अहमद फरहाद साहब पे लगातार दबाव डाला जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि एक वीडियो बनाओ जिसमें जो कुछ आपने कहा और किया उसको आप गलत करार दो। एक वीडियो बनाओ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इकदामात को गलत करार दो। तो उनसे जबरदस्ती एक वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और यही दबाव कुछ दिन पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने कहा कि वो डाला जा सकता है शौकत नवाज मीर के ऊपर भी। लाजमी बात उन पे दबाव डाला गया होगा। मुझ पे भी 4-5 महीने एक ही दबाव था कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो चाहिए हमें, कैमरे लेके आ जाते हैं, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसको गाली दो, उसको बुरा कहो, ये कहो जनाब ये मैंने किया, वो उसने किया, ये सारा कुछ गलत है। यानी यहां पे बैठ के वीडियो बना के अपने मौके को गलत साबित करो। तो अहमद फरहाद को कहा जा रहा है कि तुम एक वीडियो बनाओ, उन पे दबाव डाला जा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। उन्होंने अभी तक किसी भी किस्म की कोई वीडियो बनाने से इनकार किया है, लेकिन एक बड़े अहम सोर्स से यह पैगाम जरूर आया है कि अहमद फरहाद पे जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि आप एक वीडियो बनाएं, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपकी कैद लंबी होती चली जाएगी। तो तमाम कश्मीरियों से मेरी गुजारिश है कि शौकत नवाज मीर साहब के लिए, अहमद फरहाद साहब के लिए, और जो बाकी लोग इस वक्त कैदोबंद की सहूलतें काट रहे हैं, उन सबके लिए आवाज उठाएं। और हर पाकिस्तानी को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ कश्मीरियों का यह मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। तो सबको इसके ऊपर जोरदार तरीके से आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें आप, ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। ये एक पिकअप है छोटी सी, और ये लेकर जा रही है ताबूत। बलूचिस्तान से ताबूत ही आ रहे हैं, यानी हर चौथे दिन किसी ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेज के ताबूत आ जाते हैं, मजदूरों के ताबूत आ जाते हैं, मेहनत कशों के ताबूत आ जाते हैं, कभी पुलिस वालों के ताबूत आ जाते हैं। ये 10 ताबूत और एक पिकअप में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता है? ये जो अभी पुलिस वालों पे हमला हुआ है, एक तरफ हरनाई का इलाका है, एक तरफ कोयटा है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ते हैं, इनके बीच में पहाड़ी इलाका है।
अब ये जो अटैक हुआ है इस मर्तबा, ये जो मुसल्ला जत्थों ने अटैक किया पुलिस के ऊपर एक दिन पहले कोयटा में, ये बड़ा खौफनाक हमला था। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही है। अब इस लड़ाई के जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने मुझे क्या बताया, ये सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ये बताते हैं कि मुसल्ला जत्थों ने जदीद तरीन असले के साथ पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। पुलिस शानदार तरीके से जवाबी हमले कर रही थी और शानदार लड़ाई लड़ रही थी। और फिर उसके बाद वक्त गुजरना शुरू हुआ, पुलिस की जानिब से फायरिंग कम होना शुरू हो गई, जबकि दहशतगर्दों को सप्लाई लगातार जारी थी। वो फायरिंग तेज करते चले जा रहे थे, जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बलोच नौजवानों ने जो वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम जहां जहां वो राब्ते कर सकते थे उन्होंने हर तरफ राब्ते किए, सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किए कि फौरन मदद भेजी जाए, इंतजामिया फौरी तौर पे असला भेजे, इंतजामिया फौरी तौर पे मजीद कुमक भेजे और पुलिस का साथ दे। लेकिन पुलिस का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए वो 8 से 9 है जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए। बहरहाल ये मुसल्ला जत्थों ने हमला किया। पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असला चाहिए, हमें ताजा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पे बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं जगह जगह एफसी की चेक पोस्टें हैं। इस पूरे एरिया में फोर्सेस जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है। उनके पास जदीद असला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस मदद करने के लिए नहीं आई। और यह वाकया पहली मर्तबा नहीं हुआ। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती। पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती है, या कहीं पे अटैक करना हो तो वो अपने तरीके से अटैक करती हैं, वो किसी लड़ाई में आकर नहीं पड़ती। और ये लगातार होता चला जा रहा है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, मकामी लोगों को भी डाला हुआ था, सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई, तुम तो चुप करके बैठो। ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है। और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज़े जनाजा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वज़ीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। उन्होंने कोयटा में या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रेवल करना नहीं है। तो नाज़रीन ने एक और चीज बहुत अजीब मैं आपको बताता हूं, ये जो हरनाई और कोयटा है, इसके बीच के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये निस्बतन कोयटा कैंट के करीब है। इनके बीच में मुझे कई सोर्सेज ने यह बात बताई है कि मुसल्ला जत्थे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और यहां पे नकलो हरकत लगातार देखी जाती है। अब इतने सारे मुसल्ला जत्थे यहां पे मौजूद हैं, इनको सप्लाई कैसे आती है, इनको राशन की सप्लाई कैसे आती है, इनको एमुनिशन कैसे आता है, इनको हथियार कैसे पहुंचते हैं, ये यहां से निकलकर अटैक करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कैसे करते हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मुस्तकबिल में आपको ये चीज सबूतों के साथ सामने आना शुरू हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जराइम पेशा अफराद और कुछ मुसल्ला जत्थों को इकट्ठा किया है कौम परस्तों के खिलाफ। यानी अब लड़वाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ के क्रिमिनल्स को उठाया जा रहा है, जराइम पेशा अफराद को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें माफी दी जा रही है, उनको मुसल्ला किया जा रहा है और मुसल्ला किया जा रहा है कौम परस्तों के खिलाफ। ये एक नई लड़ाई को जन्म देने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन को तगड़ा करो, कल ये तगड़ा हो जाएगा, ये भी आपके गले पड़ जाएगा। तो हमेशा गलत तजुर्बे किए हैं और हमेशा गलत तजुर्बों से पाकिस्तान ने नुकसान उठाया। एक मरतबा फिर वही सारा खेल खेला जा रहा है जो हमेशा हमने पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। अब नाज़रीन एक और खबर है, आसिफ मुनीर साहब की लगातार ब्रांडिंग की जा रही है। अभी एक ट्रेंड चलाया गया कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे, और इसमें कुछ साबिक जर्नैल, कुछ बहुत सारे रिटायर फौजी ऑफिसर, उनको शामिल किया गया है। अभी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना ली है पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और बहुत सारे बेचारे लोग जिनको सोशल मीडिया की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी अकाउंट बनाकर दे दिए गए और उनकी सिर्फ ड्यूटी है कि रीट्वीट कर दिया करो, या जुमले उनको दे दिए जाते हैं कि बस ये लिखकर ट्वीट करते चले जाओ, या कई लोग बेचारे उनको गालम गलोच की ड्यूटी लगाई गई है। तो वो अब एस्टेब्लिशमेंट के करने का ये काम नहीं था,
लेकिन ये घटिया काम भी इसके अंदर भी वो पड़ गए, क्योंकि एक सियासी जमात की तरह वो डील करते हैं ना, तो वो आ गए नाज़रीन, इस मामले के अंदर भी कूद गए। और अब जनाब ट्रेंड चलाया जा रहा है, आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग की जा रही है उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे। हालांकि वो कौन है? एक सरकारी मुलाजिम। वो एक दिन रिटायर हो जाएंगे और फिर पाकिस्तानियों को उम्मत मुस्लिमा का एक नया लीडर मिल जाएगा। ताहिर अशरफी साहब जो है ना, इन जैसे लोगों को आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद आलम इस्लाम का एक नया रहबर मिल जाएगा। और ये हमेशा होता रहा है। पहले जनरल बाजवा के जूते पॉलिश करते थे, अब आसिम मुनीर के जूते पॉलिश करते हैं, और इनके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे। ये चलता चला आ रहा है। देखिए लीडर कौन होता है, रहबर कौन होता है? जिसने सस्टेन करना होता है। मुलाजिम कभी भी लीडर नहीं होता, वो तो मुलाजिम होता है बेचारा, नौकरी पेशा। उसको तो तनख्वाह मिलती है हर महीने काम करने के लिए। वो अपने बच्चों को खाना खिलाता है तनख्वाह लेने के बाद, वो अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करता है, बच्चों को तालीम दिलवाता है, वो अपना घर बनाता है, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाता है तनख्वाह लेकर। तो सरकारी मुलाजिम कभी भी ऐसा लीडर नहीं होता कि वो कौमों की नुमाइंदगी करे किसी जगह पे जाके। वो लीडर ही होते हैं और वो इन चीजों से बाहर होते हैं, उनको इस्तिस्ना होता है इन चीजों से। सरकारी मुलाजिम को नहीं होता, उसने रिटायर होना है एक दिन। जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है उस कुर्सी के ऊपर, उसके बाद वो रहबर बन जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो रहनुमा बन जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। तो ये बड़े लंबे अरसे से इसी तरह का खेल चला जा रहा है। अब देखें ना, जिस चीज में हाथ डाला उस चीज को खराब कर दिया। PIA तो बेच दी थी, अब पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स बेचने की भी तैयारी हो रही है। ये देखें आप कौन कौन से एयरपोर्ट है, लाहौर का, कराची का और इस्लामाबाद का। 3 ही बड़े एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बड़े बड़े। तीनों एयरपोर्ट्स को बेचने की तैयारी है और निजकारी प्रोग्राम के अंदर इनको शामिल कर दिया गया। एयरपोर्ट भी बेच दो, मोटरवे भी बेच दो, कोई चीज रह ना जाए इस मुल्क में, पाकिस्तानियों का कोई एसेट ना रह जाए। कर्जा इन्होंने इतना चढ़ाया, इतना कर्जा पाकिस्तानियों ने 75 साल में नहीं लिया जितना इन्होंने 4 सालों के अंदर ले लिया। उससे ज्यादा कर्जा ये अब ले चुके हैं और हर दिन ये लगभग 20 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर मजीद कर्जा चढ़ा देते हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पाकिस्तान का मकरूज होता चला जा रहा है और इन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने जितना सूद अदा करना होता है ना 1 साल के अंदर, वही पाकिस्तान नहीं उतार सकता, तो पाकिस्तान कर्जा कैसे उतारेगा? बहरहाल ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अजीबोगरीब फैसलों के नतीजे में हो रहा है और हम इन फैसलों को तब तक भुगतेंगे जब तक